असंतोष को जन्म दिया? ब्रिटिश राज की वो कौन सी बातें थीं जो लोगों को इतनी नागवार गुजरी? देखिए, कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। अच्छा। आई तो थी व्यापार करने के इरादे से, है ना? हाँ। लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। हाँ। और फिर लागू की ऐसी नीतियां जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पे पड़ा। जैसे कि? जैसे जमीन पर बहुत भारी टैक्स लगा देना, फिर लगान वसूलने के नए नए तरीके लाए गए, और ऊपर से बाहरी लोगों का दखल बढ़ने लगा, जिन्हें स्थानीय लोग अक्सर दिकू कहते थे। दिकू? ये कौन थे? ये थे सूदखोर, व्यापारी, ठेकेदार, जो अंग्रेजों की छत्र छाया में आप कह सकती हैं शोषण करते थे। तो इन सब वजहों से समाज के अलग अलग तबकों में, आदिवासियों में, किसानों में, यहाँ तक कि कुछ धार्मिक समूहों और हटाए गए पुराने शासकों में भी जबरदस्त गुस्सा और बेचैनी फैल गई। अच्छा, तो ये जमीन और पैसे का मामला तो था ही, लेकिन आपने जिक्र किया जंगलों के कानूनों का। ये एक बड़ा मुद्दा लगता है। अंग्रेजों ने भारत के जंगलों के साथ ऐसा क्या किया कि वो भी विरोध की वजह बन गए? बिल्कुल, ये बहुत अहम पहलू है। अंग्रेजों के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार थे। लकड़ी? हाँ। मतलब इमारतों के लिए? हाँ, और उससे भी ज्यादा अपनी रेल की पटरियां बिछाने और जहाज बनाने के लिए बेशकीमती लकड़ी चाहिए थी उन्हें। तो उन्होंने इसे कायदे से, मतलब अपने फायदे के हिसाब से करने के लिए 1864 में बाकायदा एक वन विभाग बनाया। अच्छा, एक डिपार्टमेंट ही बना दिया? जी हाँ, और डिट्रिक्स ब्रांडिस नाम के एक जर्मन विशेषज्ञ को पहला इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया। उन्होंने वैज्ञानिक वानिकी का नाम देकर जंगलों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना शुरू किया। वैज्ञानिक वानिकी? सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, नाम तो अच्छा था, लेकिन असल मकसद था लकड़ी पर पूरा कंट्रोल। फिर आए कानून। 1865 में पहला भारतीय वन अधिनियम पास हुआ। इससे सरकार को ये हक मिल गया कि वो किसी भी वन भूमि को सरकारी वन घोषित कर सकती है। किसी भी? हाँ, लेकिन जो 1878 का कानून आया वो और भी सख्त था। उसने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया: आरक्षित यानी रिजर्व्ड, संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड, और ग्राम वन मतलब विलेज फॉरेस्ट। अच्छा, ये 3 कैटेगरीज। जी, आरक्षित जंगलों में तो आम लोगों का आना जाना, लकड़ी लेना या जानवर चराना पूरी तरह बंद कर दिया गया। पूरी तरह? बिल्कुल। संरक्षित जंगलों में कुछ छूट थी, लेकिन सब कुछ सरकार की मर्जी पर। तो आप सोचिए, जिन लोगों का जीवन ही जंगल पर टिका था, उनके लिए ये कितना बड़ा झटका था। हाँ, ये तो सीधा उनकी रोजी रोटी पर हमला हुआ। खासकर आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों में रहते आए थे, उन पर इसका क्या असर पड़ा? असर बहुत भयानक था। उनके पारंपरिक अधिकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, वो एक झटके में खत्म हो गए। जंगल पर पूरे समुदाय का हक होता था, वो व्यवस्था टूट गई। जूम या पोडू खेती होती थी। हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, मतलब जंगल के किसी हिस्से को साफ करके कुछ समय के लिए खेती करना और फिर आगे बढ़ जाना, उस पर रोक लग गई। शिकार करना मना हो गया। जंगल से मिलने वाले फल, कंदमूल, जड़ी बूटियां जो उनके भोजन और आय का जरिया थे, वो भी छिन गए। तो साफ तौर पर इन कानूनों का फायदा ब्रिटिश सरकार और लकड़ी के व्यापारियों को हुआ, न कि उन लोगों को जो जंगल को अपना घर मानते थे। और जाहिर है, जब जीने का जरिया ही छीना जाएगा तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो चलिए अब सीधे इन विद्रोहों पर आते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि कैसे अलग अलग आदिवासी समूहों ने इन नीतियों और शोषण का जवाब दिया। शुरुआत कहां से करें? चुआड़ विद्रोह का जिक्र मिलता है स्रोतों में। हाँ, चुआड़ विद्रोह से शुरू करते हैं। ये बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ, जिसे जंगल महल भी कहते थे। 1798-99 के आसपास। जंगल महल? जी। चुआड़ का मतलब ही आदिवासी होता है, वहाँ के भूमिज आदिवासी। ये लोग नाराज थे क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ने उनकी जमीनों पर संकट खड़ा कर दिया था, खासकर पाइक जमीनों पर। पाइक जमीनें? ये क्या थीं? ये वो जमीनें थीं जो उन्हें सैनिक सेवाओं के बदले बिना लगान के मिली हुई थीं। अब वो भी छिन रही थीं। हाँ। तो रानी शिरोमणि, जिन्हें कुछ लोग मिदनापुर की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, दुर्जन सिंह और जगन्नाथ सिंह जैसे नेताओं ने इस विद्रोह की अगुवाई की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक अनोखा तरीका अपनाया, अपनी फसलें जला देना ताकि दुश्मन के हाथ कुछ न लगे। अच्छा। एक तरह की आत्मविनाश नीति। अच्छा। ये तो गजब तरीका था। हाँ। हालांकि विद्रोह दबा दिया गया, पर बाद में अंग्रेजों को इस इलाके के लिए अलग से जंगल महल नाम का जिला बनाना पड़ा। यानी जमीन छीनने का डर एक बड़ी वजह थी। क्या दूसरे आदिवासी विद्रोहों में भी यही बात दिखती है, जैसे कोल विद्रोह? बिल्कुल। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ,
वो छोटा नागपुर के इलाके में हुआ, आज का झारखंड। छोटा नागपुर। हाँ, यहाँ भी मुख्य मुद्दा जमीन का ही था। कोल आदिवासियों की जमीनें छीनकर बाहरी लोगों यानी वही दिकुओं, सूदखोरों और नए जमींदारों को दी जा रही थीं। बुद्धू भगत, जोआ भगत, सुई मुंडा जैसे नेताओं के नेतृत्व में कोल लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, छापामार लड़ाई लड़ी। छापामार युद्ध। जी। हालांकि इसे भी कुचल दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को समझ आया कि इस इलाके के आदिवासियों के मामलों में सीधे दखल देना ठीक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि 1833 में एक कानून बनाकर छोटा नागपुर को एक तरह से बाहरी दखलंदाजी से बचाने की कोशिश की गई। और फिर आता है संथाल विद्रोह। ये तो काफी बड़ा और जाना माना विद्रोह है ना? हाँ, संथाल हुल, जिसका मतलब क्रांति या विद्रोह है, ये 1855-56 में हुआ। ये आज के झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती इलाके राजमहल की पहाड़ियों में, जिसे दामिनेको कहा जाता था, वहां भड़का। दामिनेको? जी। इसके नायक थे 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। वजहें वही थीं, महाजनों और जमींदारों का भयानक शोषण, रेलवे लाइन बिछाने के लिए संथालों से जबरदस्ती मजदूरी करवाना। अच्छा, रेलवे के लिए बिगारी? हाँ, और उनके पवित्र माने जाने उन्होंने बाहरी शोषण के निशानों, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों पर हमले किए। उनका नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो। जी। भगनाडी ही गांव से शुरू हुआ ये विद्रोह बहुत तेजी से फैला। उन्होंने एक क्रूर दारोगा महेशलाल दत्त को भी मार डाला था। अंग्रेजों ने इसे बेहद निर्ममता से कुचला, हजारों संथाल मारे गए, सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई। लेकिन इस महाविद्रोह का असर ये हुआ कि सरकार को संथालों की समस्याओं को समझने और उनके लिए एक अलग संथाल परगना जिला बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो जिला अलग बना दिया गया? हाँ, डॉक्टर काली किंकर दत्त ने इस पर एक किताब भी लिखी है, द संथाल इंसरेक्शन। और इसी छोटा नागपुर इलाके में कुछ दशकों बाद बिरसा मुंडा का उलगुलान हुआ। जी हाँ, उलगुलान यानी महान हलचल, ये 1899-1900 में हुआ। बिरसा मुंडा इसके करिश्माई नेता थे। उनके अनुयायी उन्हें धरती अब्बा यानी धरती का पिता और भगवान का दूत मानते थे। धरती अब्बा? जी। इस विद्रोह के पीछे भी वही पुरानी कहानी थी, आदिवासियों की पारंपरिक खूंट कट्टी व्यवस्था। खूंट कट्टी ये क्या थी? इसमें जमीन पर पूरे समुदाय का हक होता था। सामूहिक खेती होती थी, उसे खत्म किया जा रहा था। उनसे जबरदस्ती बिना मजदूरी के काम यानी बेगारी करवाई जा रही थी। और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी उनकी संस्कृति में दखल मानी जा रही थी। अच्छा, मिशनरी भी एक मुद्दा थे। हाँ, बिरसा मुंडा का सपना था अंग्रेजी राज खत्म करके अपना मुंडा राज स्थापित करना और अपने पारंपरिक देवता सिंह बोंगा की पूजा को बढ़ावा देना। विद्रोह बहुत जोरदार था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी दबा दिया। बिरसा मुंडा पकड़े गए और सिर्फ 25 साल की उम्र में रांची जेल में हैजा से उनकी मौत हो गई 9 जून 1900 को। लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। इस उलगुलान के दबाव में 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास हुआ, जिसने आदिवासियों के जमीन पर पारंपरिक अधिकार खूंट कट्टी को कुछ हद तक मान्यता दी और बेगारी पर रोक लगाई। तो ये साफ है कि जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई बहुत गहरी और व्यापक थी। क्या कुछ और आदिवासी विद्रोहों का जिक्र करना जरूरी है संक्षेप में? हाँ, संक्षेप में बता देती हूँ। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के खानदेश इलाके में भीलों ने भी लंबे समय तक, मतलब 1812 से 1840 के बीच, अंग्रेजों का विरोध किया। दशरथ और सेवाराम जैसे नेता थे। कारण थे नई अंग्रेजी हुकूमत का डर, उनकी कृषि नीतियां और नए टैक्स जैसे तिसाला कर। भील विद्रोह, ठीक है। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ, जिसके 2 दौर थे। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922-24 का दौर ज्यादा संगठित था और ये वन कानूनों और पोडू खेती पर रोक के खिलाफ था। इस पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी असर था। अच्छा, असहयोग आंदोलन से जुड़ा था ये? हाँ, उससे प्रेरणा मिली थी। राजू पकड़े गए और 1924 में मार दिए गए, लेकिन वो आज भी लोक नायक माने जाते हैं। ये तो हुई आदिवासियों की बात, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, किसान भी इस शोषण से अछूते नहीं थे। उन पर किस तरह का दबाव था और उन्होंने कैसे विरोध किया? सबसे लंबे चलने वाले विद्रोह से शुरू करते हैं, सन्यासी फकीर विद्रोह। हाँ,
सन्यासी फकीर विद्रोह बंगाल में लगभग 40 साल चला, 1763 से 1800 तक। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 40 साल? जी। इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों शामिल थे। नेता थे मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और एक महिला नेता देवी चौधरानी का भी नाम आता है। देवी चौधरानी? हाँ, वजहें कई थीं। अंग्रेजों ने तीर्थ यात्राओं पर टैक्स लगा दिया था। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसके बाद भी शोषण कम नहीं हुआ। और जमींदारों ने सन्यासियों फकीरों को दान देना बंद कर दिया था। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, बल्कि एक संगठित हथियारबंद संघर्ष था। हथियारबंद संघर्ष? जी। मशहूर लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ, हाँ, आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम है, बिल्कुल, और देवी चौधरानी में इसी विद्रोह को आधार बनाया है। कहते हैं सन्यासी विद्रोह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अच्छा। और फकीर विद्रोह 1776 इसी का एक हिस्सा था, जिसका नेतृत्व मजनू शाह ने किया। वाह। साहित्य में भी इसकी इतनी गहरी छाप है। और कोई विद्रोह जो सीधे सीधे आर्थिक शोषण की वजह से हुआ हो? रंगपुर विद्रोह का नाम आता है? जी, रंगपुर विद्रोह जो पूर्वी बंगाल में 1783 में हुआ। 83। ये पूरी तरह से आर्थिक शोषण के खिलाफ था। वहां देवी सिंह नाम का एक इजारेदार यानी टैक्स वसूलने का ठेकेदार था, जो किसानों पर जुल्म ढा रहा था, बहुत ज्यादा लगान वसूल रहा था। इजारेदार मतलब? ठेकेदार। हाँ। नूरुद्दीन नाम के किसान नेता के नेतृत्व में लोग आ दिया गया, लेकिन देवी सिंह को हटाना पड़ा और टैक्स वसूली के तरीके में कुछ नरमी आई। तो थोड़ा असर हुआ इसका? हाँ, कुछ तो हुआ। और फिर वो विद्रोह जिसका जिक्र अक्सर होता है, नील विद्रोह, ये क्यों इतना अहम माना जाता है? नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ और ये कई मायनों में खास था। देखिए, नील की खेती अंग्रेजों के लिए बहुत मुनाफे का सौदा थी, लेकिन भारतीय किसानों के लिए ये बर्बादी थी। बर्बादी कैसे? अंग्रेज बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी सबसे अच्छी जमीन पर धान या दूसरी जरूरी फसलें छोड़कर नील उगाएं। दाम भी बहुत कम देते थे और नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी। ओह, मतलब दोहरी मार। बिल्कुल। तो चुगाछा गांव के दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास नाम के 2 भाइयों ने किसानों को एकजुट किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये विद्रोह काफी हद तक शांतिपूर्ण था। किसानों ने बस नील उगाने से मना कर दिया, एकजुट होकर। अच्छा, ये तो सत्याग्रह जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसे बंगाल के पढ़े लिखे तबके का, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी के अखबार हिंदू पैट्रियट का और ईसाई मिशनरियों का भी खूब समर्थन मिला। और दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण जो 1860 में छपा, उसने तो पूरे देश में तहलका मचा दिया। इसने किसानों की दर्दनाक हालत को सबके सामने ला दिया। नील दर्पण? हाँ, बहुत मशहूर नाटक है। तो क्या इसका कोई ठोस नतीजा निकला? हाँ, बिल्कुल। सरकार पर इतना दबाव बना कि उसे 1860 में एक नील आयोग बनाना पड़ा, केपी ग्रांट के प्रयासों से। नील आयोग? जी। आयोग ने जांच की और माना कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। उसने किसानों के पक्ष में सिफारिशें दी। इसीलिए नील विद्रोह को भारत का पहला सफल किसान आंदोलन माना जाता है। इसने दिखा दिया कि अगर किसान संगठित हों और उन्हें समाज के दूसरे वर्गों का साथ मिले तो वो अपनी बात मनवा सकते हैं। ये वाकई अहम है। एक और विद्रोह का जिक्र है, पावना विद्रोह। ये जमींदारों के खिलाफ था। जी, पावना विद्रोह 1870s के दशक में ये भी पूर्वी बंगाल में पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में हुआ। यहाँ मसला जमींदारों का था, जो मनमाने ढंग से लगान बढ़ा रहे थे, तरह तरह के गैर कानूनी टैक्स जिन्हें अब्बाब कहते थे वो लगा रहे थे और किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर रहे थे। अब्बाब मतलब एक्स्ट्रा टैक्स? हाँ, वही। केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और खुदाम अल्लाह जैसे नेताओं ने किसानों को संगठित किया। इस विद्रोह की खास बात ये थी कि ये ज्यादातर शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में रहा। किसानों ने हड़तालें की, रैलियां निकाली और अदालतों का दरवाजा खटखटाया। कानूनी लड़ाई लड़ी उन्होंने। जी, उनका एक नारा मशहूर हुआ, हम महारानी और केवल महारानी की रैयत होना चाहते हैं। मतलब रानी विक्टोरिया की प्रजा, जमींदारों की नहीं। अच्छा, सीधा रानी से अपील। हाँ, इस आंदोलन को भी पढ़े लिखे तबके का समर्थन मिला। जैसे हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। नतीजा ये हुआ
कि 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून पास हुआ, जिसने किसानों को जमीन पर कुछ अधिकार दिए और जमींदारों की मनमानी पर थोड़ी रोक लगाई। तो इसका भी सकारात्मक नतीजा निकला। हाँ, कुछ हद तक। इन विद्रोहों में जमीन, जंगल, लगान जैसे मुद्दे तो साफ दिखते हैं। क्या कुछ आंदोलनों में धर्म या समाज सुधार का भी कोई पहलू था? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं वहाबी आंदोलन की। वहाबी आंदोलन ये करीब 1808 के आसपास शुरू हुआ माना जाता है। शुरुआत तो इसकी हुई थी जैसे इस्लाम में जो कमियां आ गई हैं उन्हें दूर करना, एक तरह का शुद्धिकरण अभियान। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बहुत जल्दी ही, मतलब सिर्फ धार्मिक दायरे में नहीं रहा। ये तो अंग्रेजों की नीतियों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष बन गया। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है सैयद अहमद बरेलवी को। जी। उन्हें हिदायती भी कहते थे, शायद इसलिए कि वो मानते थे कि वो लोगों को सही रास्ता, हिदायत दिखा रहे हैं। बिल्कुल, उनका मकसद यही था। और आंदोलन का असर कहाँ-कहाँ था? पटना, हैदराबाद और बंगाल का बारासात इलाका, है ना? हाँ, ये मुख्य केंद्र थे। और देखिए, ये जो वहाबी शब्द है, इसकी जड़ें जाती हैं 18वीं सदी के अरब विचारक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब तक। उनका जोर था इस्लाम की शुरुआती एकदम प्योर फॉर्म पर लौटना। अच्छा। भारत में सैयद अहमद बरेलवी का लक्ष्य भी यही था, इस्लाम में सुधार लाना। और वो भारत को दारुल हर्ब, मतलब गैर इस्लामिक शासन वाला क्षेत्र मानते थे। ओह। और इसे बदलना चाहते थे दार उल इस्लाम में, यानी इस्लामिक शासन वाले क्षेत्र में। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? ये आंदोलन सिर्फ उलेमाओं या पढ़े लिखे लोगों तक ही नहीं रहा। इसमें बड़ी संख्या में गरीब किसान और मजदूर भी जुड़े। और बंगाल में इस आंदोलन ने टीटू मीर के साथ एक बिल्कुल अलग ही मोड़ ले लिया। हाँ, टीटू मीर, असली नाम मीर निसार अली। 1831 में बारासात में उन्होंने बांस का किला खड़ा कर दिया। हाँ, बांस का। मतलब बांस का। और वहीं से लोकल जमींदारों और ब्रिटिश सेना को चैलेंज कर दिया। तभी शायद इसे बारासात विद्रोह भी कहते हैं। बिल्कुल। हालांकि अंत दुखद हुआ। टीटू मीर लड़ाई बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। और इसी तरह की एक और लहर हमें बंगाल में ही दिखती है, फराजी आंदोलन। ये भी लगभग उसी समय का है ना? हाँ। करीब 1804 से शुरू होकर 1860 के दशक तक। जी। ये आंदोलन खास तौर पर पूर्वी बंगाल में, जैसे फरीदपुर, हरिपुर, जी। इन इलाकों में। जी। और इसकी शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। उनका मकसद था कि मुसलमान इस्लाम के जो जरूरी आदेश हैं, जिन्हें फर्ज कहते हैं, हाँ, फर्ज, उन पर सख्ती से चलें। हाँ, नाम ही वहीं से आया, फराजी, फर्ज से, मतलब ईश्वर का हुक्म। तो शुरुआत एकदम धार्मिक थी, इस्लाम की जो असल तालीम है उसकी तरफ लौटो। लेकिन कहानी यहाँ भी बदली। जब हाजी शरीयतुल्लाह के बाद उनके बेटे दूदू मियां, असली नाम था मोहसिनुद्दीन अहमद, उन्होंने लीडरशिप संभाली, तो आंदोलन का रंग ढंग बदलने लगा। अच्छा, कैसे बदला? क्या दूदू मियां के इरादे कुछ अलग थे? दूदू मियां कह सकते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल थे, या शायद ज्यादा सियासी सोच वाले थे। उन्होंने देखा कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादातर गरीब किसान हैं। हाँ। और वो बेचारे जमींदारों और जो यूरोपियन नील के प्लांटर्स थे, नीले साहब, हाँ, नीलकर बहुत जुल्म करते थे वो तो। बिल्कुल, उनके हाथों बुरी तरह पिस रहे हैं। तो दूदू मियां ने आंदोलन को सिर्फ मजहबी सुधार तक नहीं रखा, उसे किसानों के हक की लड़ाई से जोड़ दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब क्या कदम उठाए? दूदू मियां ने जमींदारों को लगान देने से मना करने को कहा, नीलकरों के खिलाफ किसानों को एकजुट किया। हद तो ये थी, जैसा आपने कहा, सीधी टक्कर, उन्होंने खुद को पूर्वी बंगाल का शासक तक घोषित कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, शासक? हाँ, और अंग्रेजी अदालतों के मुकाबले अपने लोकल झगड़े निपटाने के लिए गांव प्रणाल शुरू की। मतलब हर गांव का एक नेता होता था जो फैसले करता था। ये तो सीधे सीधे अंग्रेजी सिस्टम को चैलेंज था, पर साथ ही अंग्रेज हुकूमत और जमींदारों की नजरों में और ज्यादा खटकने वाला बना दिया। व्यावहारिकता से ज्यादा शायद ये दूदू मियां का आत्मविश्वास था और मौजूदा सिस्टम के प्रति उनका गहरा गुस्सा। लेकिन जैसा हमने वहाबी आंदोलन में देखा, शायद इसका अंजाम भी वैसा ही कुछ हुआ होगा। और कोई वजह, मतलब इसकी नाकामी की और क्या वजह रही? देखिए, संगठन के लेवल पे भी कमजोरियां थीं। हाँ? उनके पास अंग्रेजों की जो ऑर्गेनाइज्ड फौज और सिस्टम था, उसका मुकाबला करने के लिए कोई वैसा मजबूत मिलिट्री या पॉलिटिकल ढांचा नहीं था। फराजी आंदोलन ने भी वहाबी आंदोलन की तरह ही गरीब और दबे कुचले लोगों में एक नई चेतना जगाई। उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो एकजुट होकर शोषण के खिलाफ लड़ सकते हैं। अच्छा, अब हमारे स्रोतों में एक तीसरे आंदोलन का भी जिक्र है,
वो थोड़ा अलग सा लगता है, पागलपंथी विद्रोह। हाँ, पागलपंथी। इसका समय बताया गया है करीब 1825 से 1833 के बीच। ये नाम ही थोड़ा अजीब है, पागलपंथी। ये असल में एक धार्मिक पंथ था क्या, जिसे करमशाह ने शुरू किया था? हाँ, बिल्कुल, एक सेक्ट था। ये लोग बंगाल के मेमनसिंह और शेरपुर इलाके में थे और इनके सिद्धांत थे सत्य, समानता, भाईचारा। सुनने में तो ये काफी शांति प्रिय और आध्यात्मिक लगते हैं। हाँ, पागलपंथी नाम शायद बाहर के लोगों ने दिया होगा। हो सकता है उनके कुछ धार्मिक रीति रिवाज अलग हों या दुनियादारी से हटकर उनके विचार हों, लेकिन उनके जो मूल सिद्धांत थे, बराबरी, भाईचारा, वो काफी प्रोग्रेसिव थे उस समय के हिसाब से। लेकिन यहाँ भी हमें वही पैटर्न दिखता है। वही पैटर्न मतलब वही जो हमने वहाबी और फराजी आंदोलनों में देखा कि ये भी धार्मिक शुरुआत से राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल। करमशाह के बाद जब उनके बेटे टीपू शाह ने लीडरशिप संभाली, तो टीपू शाह के नेतृत्व में ये पंथ अब सिर्फ रूहानी बातें नहीं कर रहा था, बल्कि जमींदारों के इस जुल्म के खिलाफ किसानों का एक आंदोलन बन गया। तो टीपू शाह ने क्या किया? क्या उन्होंने भी दूदू मियां या टीटू मीर की तरह कोई सीधी कार्रवाई की? हाँ, की ना। उन्होंने भी मेमन सिंह और शेरपुर में मिट्टी के किले बनवाए। मिट्टी के किले, पहले बांस का अब मिट्टी का। हाँ, और वहां से अपने शासन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया कि किसान अंग्रेजों को कोई लगान नहीं देंगे।